उदयभान के सुमन से संबंध हैं। जब पहली बार इस बात की जानकारी राममूर्ति को हुई तो उसने दोनों को मारपीट कर माफ कर दिया। लेकिन शादी के बाद जब उसे पता चला कि उदयभान सुमन से मिलता है तो वह उसे माफ नहीं कर सका। पप्पू छोटे भाई उदयभान को लेकर काफी परेशान था। वह पिछली रात घर से निकला था। रात तो बीती ही, अब दिन बीत भी रहा था और उसका कुछ अता पता नहीं था। उसका फोन भी बंद था। पप्पू उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना पिनाहट के नजदीकी गांव गुरावली का रहने वाला था। उसके परिवार में पिता के अलावा वही एक छोटा भाई उदयभान था जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पिछली रात 7-7:30 बजे घर का कुछ सामान लेने के लिए वह पिनाहट बाजार गया था। 8:15 बजे उसने फोन करके बताया था कि वह बाजार पहुंच गया है। उसे वहां से लौटने में 1.5 घंटे लग जाएंगे, यानी उसे 9-9:30 बजे तक लौट आना चाहिए था। लेकिन रात के 10:30 बज गए और वह नहीं लौटा। तब पप्पू ने उसे फोन किया। पता चला उसका फोन बंद है। हालांकि गर्मियों के दिन थे इसलिए उतनी रात भी डर की कोई बात नहीं थी। लेकिन उदयभान के फोन ने स्विच ऑफ बताया तो पप्पू थोड़ा परेशान हुआ। उसने 20 बार फोन लगा डाला, हर बार उसका फोन स्विच ऑफ बताता रहा। उदयभान का फोन बंद होने से पप्पू परेशान हो उठा। उसका फोन बंद क्यों हो गया, पप्पू की समझ में नहीं आ रहा था। उदयभान मोबाइल फोन का मैकेनिक था। उसके मोबाइल की बैटरी हमेशा फुल रहती थी। जब पप्पू की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने क्वार्टर निकाला और छत पर जाकर बिना पानी मिलाए ही पूरी शीशी खाली कर दी। इसके बाद वह कब का सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंखें खुली तो लगभग 8 बज रहे थे। नीचे आकर वह सीधे उदयभान के कमरे में गया। कमरा खाली पड़ा था। इसका मतलब उदयभान अभी तक लौटकर नहीं आया था। पप्पू को भाई की इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही किसी अनहोनी का भय भी सता रहा था। उसने तुरंत उदयभान को फोन किया। उसे निराशा ही हुई क्योंकि उदयभान का मोबाइल अभी भी बंद था। उसने उसके बारे में अपने पिता से पूछा तो उसने भी वही बताया जो उसे पता था। पप्पू उदयभान को ढूंढने लगा। जहां जहां वह मिल सकता था वहां वहां गया। उसके यारों दोस्तों से पूछा, लेकिन कहीं से उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। जब पप्पू को लगा कि उदयभान का अब पता नहीं चलेगा तो दिन भले उसका एक फोटो लेकर वह थाना पिनाहट जा पहुंचा। उसने थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने तुरंत थाना बसई अरेला के थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह को फोन मिला दिया। इसकी वजह यह थी कि उसी दिन सुबह थाना बसई अरेला पुलिस ने रेलवे लाइन के पास बसे गांव सड़क का पुरा के हनुमान मंदिर के पास बने कुएं से सूचना के आधार पर एक युवक की लाश बरामद की थी। लाश 20-25 साल के हृष्ट-पुष्ट युवक की थी जिसे पहले मारा पीटा गया था। उसके बाद उसकी हत्या करके लाश कुएं में फेंक दी गई थी। मामला हत्या का था, इसलिए थाना पुलिस ने ये सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पी यादव तथा क्षेत्राधिकारी को भी दे दी थी। थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने बरामद लाश की शिनाख्त कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। तब उन्होंने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इसके बाद थाने आकर वायरलेस द्वारा अपने थाना क्षेत्र में लाश बरामद होने का संदेश जिले के सभी थानों को दे दिया था। यही वजह थी कि जब पप्पू थाना पिनाहट उदयभान की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा तो थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने थाना बसई अरेला के थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह को फोन किया। यह 29 जुलाई 2013 की बात है। थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने बरामद लाश की जो हुलिया बताए वह उदयभान से पूरी तरह मिल खा रही थी। इसलिए पप्पू सीधे थाना बसई अरेला जा पहुंचा। थाना प्रभारी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुके थे। लाश का सामान उनके पास था। चेक की शर्ट, काली पैंट और जूते देखकर पप्पू रोने लगा। फिर भी थाना प्रभारी उससे लाश दिखाकर संतोष कर लेना चाहते थे। अस्पताल भेजकर पप्पू को लाश दिखाई गई। वह उदयभान की ही लाश थी। लाश देखकर पप्पू को गश आ गया। पुलिस वालों ने उसे संभाला। मृतक की शिनाख्त हो चुकी थी। शव के निरीक्षण के दौरान उसका बायां पैर टूटा हुआ पाया गया था। थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने जब पप्पू से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब वह घर से निकला था एकदम सही सलामत था। थाना प्रभारी समझ गए कि हत्यारों ने ही किसी भारी चीज से उसका पैर तोड़ा होगा। पुलिस ने पप्पू से तहरीर लेकर गांव के ही राममूर्ति और उसके भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने की वजह जाननी चाहिए तो पप्पू ने कहा, साहब कुछ सालों पहले राममूर्ति की बेटी सुमन और मेरे भाई उदयभान के बीच प्रेम संबंध था। बात खुली तो राममूर्ति ने बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। पप्पू का शक थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह को वाजिब लगा।
कहीं बेटी और अपनी बदनामी की वजह से उन्हीं लोगों ने उदयभान को खत्म न कर दिया हो। पप्पू की बात पर विश्वास करने की एक वजह और थी। दरअसल जिस तरह बेरहमी से उदयभान को मारा गया था, साफ था कि उसे मारने वाला उससे गहरी नफरत करता रहा होगा। इस तरह की नफरत वही कर सकता है जिस आदमी को उससे गहरी ठेस पहुंची हो। अगर उदयभान ने राममूर्ति की बेटी के दामन पर दाग लगाया है तो निश्चित ही राममूर्ति उससे ऐसी ही नफरत करता रहा होगा। उन्होंने हत्यारों तक पहुंचने के लिए सब इंस्पेक्टर नंद किशोर, सिपाही रंजीत, ओमवीर, अशोक, किताब सिंह, नरेश कुमार और धर्म सिंह की एक टीम बनाकर हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दिया। इस टीम ने उदयभान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिस पर उदयभान की बहुत ज्यादा और लंबी लंबी बातें होती थीं। जिस दिन वह गायब हुआ था उस दिन भी एक बार उस नंबर से संदेश आया था। थाना प्रभारी ने उस नंबर पर फोन किया। घंटी गई और जल्दी ही दूसरी ओर से फोन रिसीव भी कर लिया गया। पूछने पर पता चला कि वह नंबर विप्रावली गांव के रहने वाले पवन सिंह का था, जिसका उपयोग उसकी पत्नी सुमन करती थी। पवन ने जब इस पूछताछ की वजह पूछी तो थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी की इस नंबर से एक लड़के की लगातार बात होती रहती थी और वह जिस लड़के से बात होती थी उसकी हत्या हो चुकी है। हत्या की बात सुनकर पवन सन्न रह गया। उसने तुरंत अपने ससुर राममूर्ति को फोन करके थाना प्रभारी से हुई बातचीत के बारे में बताया तो उसने दामाद से कहा कि वह परेशान न हो, वह अभी जाकर थाना प्रभारी से मिलता है। इसके बाद उसने यह बात अपने भाइयों पप्पू और राजाराम को बताई। सब ने कोई सलाह की और अपनी अपनी मोटरसाइकिलें निकालकर कहीं जाने के लिए तैयार हो गए। एक मोटरसाइकिल पर राममूर्ति ने अपनी पत्नी और बेटे मुकेश को बैठाया तो दूसरी पर पप्पू और राजाराम सवार हुए। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिलें चल पड़ीं। गांव वालों ने जब उनके इस तरह जाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि अचानक सुमन की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए सभी उसे देखने उसकी ससुराल विप्रावली जा रहे हैं। वे गुरावली गांव के बाहर निकले ही थे कि पुलिस की जीप आ पहुंची। जब पुलिस को पता चला कि राममूर्ति भाइयों के साथ घर में ताला लगाकर बेटी की ससुराल गया है तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि वह बेटी के यहाँ नहीं बल्कि घर वालों के साथ पुलिस से बचने के लिए घर छोड़कर भागा है। इससे पुलिस का शक गहरा गया कि उदयभान की हत्या में इन लोगों की कोई न कोई भूमिका अवश्य है। गांव वालों ने बताया था कि वे गांव विप्रावली जाने की बात कहकर निकले थे। पुलिस वहां से सीधे विप्रावली जा पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसका मतलब वे सभी फरार हो चुके थे। पुलिस पवन और सुमन को थाने ले आई। थाने में जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि पवन का पिता मुन्नालाल भी किसी को बिना कुछ बताए आधे घंटे पहले हड़बड़ी में घर से निकला था। यह संयोग था या वह भी उदयभान की हत्या में शामिल था। पुलिस इस बात की भी जांच करने लगी। पुलिस ने मुन्नालाल के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उदयभान की हत्या से एक दिन पहले और हत्या वाले दिन राममूर्ति और मुन्नालाल में कई बार बातें हुई थीं। इस तरह मुन्नालाल भी शक के दायरे में आ गया। अब पुलिस राममूर्ति और उसके परिवार वालों के साथ मुन्नालाल भी तलाश में लग गई। आखिर हत्या के पूरे सप्ताह भर बाद 6 अगस्त 2013 को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने यमुना और उटिंगन नदी पर बने पुल के उस पार बिहार में बने एक कच्चे मकान को घेरकर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस सभी को लेकर थाना बसई अरेला आ गई। पुलिस ने राममूर्ति के साथ उसके दोनों भाइयों राजाराम पप्पू समधी मुन्नालाल के भाई भाव सिंह और राममूर्ति के फुफेरे भाई वीर बहादुर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी से अलग अलग पूछताछ की तो उदयभान की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। जिला आगरा के मुख्यालय से यही कोई 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव गुरावली। जाट और बाहुल्य इस गांव में किसान आसाराम का परिवार काफी संपन्न था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे राममूर्ति, राजाराम और पप्पू थे। दबंग और रसूखदार व्यक्तित्व वाले राममूर्ति के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा मुकेश और एक ही बेटी सुमन थी। राममूर्ति के पास भले ही सब कुछ था लेकिन उसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे। मुकेश ने 8वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी तो सुमन ने 5वीं पास करके। गुरावली में ही छोटेलाल का परिवार रहता था। उसके परिवार में केवल 2 बेटे पप्पू और उदयभान के अलावा पप्पू की पत्नी थी। छोटेलाल की पत्नी 5 साल पहले मर गई थी। उसके दोनों ही बेटे मेहनती और ईमानदार थे। पप्पू अपने पिता के साथ खेती करता था तो उदयभान ने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखकर गांव के चौराहे पर किराए की दुकान लेकर अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया था। इसी के साथ वह मोबाइल एक्सेसरीज के साथ रिचार्ज कूपन भी बेचता था। व्यवहार कुशल और ईमानदारी से पैसे लेने वाले उदयभान का काम बढ़िया चल रहा था। उसकी कमाई ठीक ठाक थी, इसलिए वह ठीक ठाक कपड़े पहनकर बन ठन कर रहता था।
इससे गांव के अन्य लड़कों की अपेक्षा वह स्मार्ट लगता था। एक दिन दोपहर को वह दुकान पर बैठा अपना काम कर रहा था, तभी गांव के ही राममूर्ति की 20 वर्षीय बेटी सुमन उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपना मोबाइल रखकर कहा कि देखो इसमें क्या खराबी आ गई है। उदयभान के दिल के तार झंझना उठे। सुमन को उसके न जाने कितनी बार देखा था, लेकिन बात करने का मौका कभी नहीं मिला था। आज पहली बार उसे इतने नजदीक से देखा तो देखता ही रह गया। न जाने क्यों उस दिन सुमन उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसने हाथ में लिया मोबाइल, किनारे रखकर सुमन का मोबाइल उठा लिया। 5 मिनट का काम था, लेकिन सुमन को बैठाए रखने के लिए उसने आधे घंटे से ज्यादा समय लगा दिया। इस बीच वह काम कम कर रहा था, सुमन को ज्यादा देख रहा था। सुमन भी भोली नहीं थी, उसने भी उदयभान के मन की बात ताड़ ली थी, इसलिए जब भी उदयभान उसकी ओर देखता वो मुस्कुरा देती। उदयभान ने सुमन का मोबाइल ठीक करके अपना नंबर डायल करके चेक किया। ऐसा उसने इसलिए किया था जिससे उसे सुमन का नंबर मिल जाए। इसके बाद उदयभान ने सुमन का मोबाइल उसके हाथ पर रखा तो सुमन ने पूछा, कितने रुपए हुए? उदयभान ने सुमन के चेहरे पर नजरें जमा कर मुस्कुराते हुए कहा, बुरा न मानो तो एक बात कहो सुमन। अच्छी बात कहोगे तो बुरा क्यों मानूंगी? सुमन ने कहा, तुम पैसे देने के बजाय मैं जब भी तुम्हें फोन करूं मुझसे बात कर लेना। उदयभान ने आग्रह सा किया। सुमन को भी उदयभान अच्छा लगता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात मत करना। सुमन की इस बात से उदयभान को मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई। शाम को दुकान बंद करके वह घर के लिए चला तो उसे सुमन की याद आ गई। उसने तुरंत फोन मिला दिया। 2-4 बार घंटी बजने के बाद उसके कानों में सुमन की चहकती आवाज पड़ी तो वह समझ गया कि उसके फोन करने से सुमन खुश है। इस तरह सुमन और उदयभान के बीच फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो दिनों दिन बढ़ता ही गया। कुछ दिनों बाद फोन पर समय तय करके दोनों मिलने भी लगे। इसके बावजूद भी दोनों के बीच फोन पर घंटों बातें होती रहती थीं। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि वे एकांत में मिलने के लिए बेचैन रहने लगे। आखिर इसके लिए उन्होंने मौका निकाल ही लिया। 2 साल पहले की बात है। राममूर्ति का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। सुमन पेट दर्द का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। उसकी वजह से चाची को भी रुकना पड़ा था। रात का खाना खाकर सुमन की चाची सो गई तो उसने फोन करके उदयभान को घर पर ही बुला लिया। उसके बाद तो पूरी रात उनकी अपनी थी। रात 3 बजे तक उदयभान सुमन के साथ रहा। उस रात दोनों को एक दूसरे से जो सुख मिला उसके लिए दोनों लालायित ही नहीं रहने लगे, बल्कि इसके लिए हमेशा मौके की तलाश में रहने लगे। गांवों में इसके लिए वैसे भी मौकों की कमी कहाँ है। मोबाइल फोन अब इसमें और मददगार साबित होने लगा है। सुमन का जब भी मन होता किसी बहाने से घर से निकलती और फोन करके कहीं एकांत में उदयभान को बुला लेती। पैसे की कमी न उदयभान के पास थी न सुमन के पास, इसलिए दोनों एक दूसरे को महंगे महंगे गिफ्ट भी देते थे। दोनों का प्रेम संबंध बने अभी 4-5 महीने ही बीते थे कि राममूर्ति का भांजा शहर से उनके यहाँ घूमने आया। वह ममेरी बहन सुमन का मोबाइल लेकर देखने लगा तो उसमें एक ही नंबर पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलें थी। उसने उस नंबर का कॉल ड्यूरेशन चेक किया तो पता चला कि उस पर तो खूब लंबी लंबी बातें हुई थी। हैरानी से उसने इस बारे में सुमन से पूछा तो वह टाल गई। भांजे को संदेह हुआ तो उसने इस बारे में अपने मामा राममूर्ति को बताया। राममूर्ति की समझ में तुरंत सारा मामला आ गया। उसने सुमन की पिटाई की तो उसने बता दिया कि वह उदयभान से मोहब्बत करती है। इज्जत का मामला था, इसलिए राममूर्ति ने हो हल्ला करना उचित नहीं समझा। उसने उदयभान, उसके बड़े भाई पप्पू और पिता छोटीलाल को खेतों पर इसलिए बुलाया जिससे गांव वालों को पता न चल सके कि क्या हुआ था। खेतों में उसने उदयभान के साथ मारपीट करके धमकी दी कि अब अगर उसने सुमन से मिलने या बात करने की कोशिश की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद छोटेलाल ने भी उदयभान को लताड़ते हुए कहा, सुमन राममूर्ति की ही नहीं पूरे गांव की बेटी है, इसलिए तू उसे एकदम से भूल जा, वरना मैं ही तुझे काट कर रख दूंगा। छोटेलाल ने अपने बेटे की इस गलती के लिए राममूर्ति से माफी मांगते हुए कहा कि अब उसका बेटा सुमन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इसके बाद राममूर्ति ने दौड़-धूप कर गांव विप्रावली के रहने वाले मुन्नालाल के बेटे पवन के साथ सुमन की शादी कर दी। सुमन जवान थी ही, इसलिए राममूर्ति ने उसके लिए पहले से ही लड़का देख रहा था। यही वजह थी कि बेटी के चाल चलन का पता चलते ही उसने आनन फानन में उसकी शादी कर दी थी। सुमन ने पवन से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसने उदयभान से भी कह दिया था कि वह उसका पहला प्यार है, इसलिए उसे न तो यह शादी अलग कर सकती है और न ही उसके पिता। वह उसे पूरी जिंदगी प्यार करती रहेगी। यही वजह थी कि सुमन मायके आने पर तो उदयभान से मिलती ही थी।
मौका निकालकर उसे अपनी ससुराल भी बुला लेती थी। पवन किसी कंपनी में सेल्समैन था। वह महीने में 5-7 दिनों के लिए घर से बाहर रहता था। लौटता था तो कई दिनों तक ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता था, इसलिए वह सुमन पर ध्यान कम ही दे पाता था। पति की इस व्यस्तता का फायदा उठाने के लिए सुमन ने एक योजना बनाई। पहले तो वह पति को लेकर सास ससुर से अलग हो गई। उसने कमरा भी वह लिया, जिसका एक दरवाजा घर के पीछे से गांव के बाहर जाने वाली पगडंडी पर खुलता था। लेकिन उसे दिक्कत तब होने लगी जब पवन के बाहर जाने पर सास उसके साथ सोने लगी। इसके लिए उदयभान ने एक रास्ता निकाल लिया। उसने नींद की गोलियां लाकर सुमन को दे दी। फिर क्या था, पवन जैसे ही बाहर जाता, सुमन खाने में सास को नींद की दवा खिला देती। सास आराम से सोती और वह प्रेमी के साथ रंगलियां मनाती। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि कोई भी नीति एक ना एक दिन खुल ही जाती है। ऐसा ही सुमन और उदयभान के साथ भी हुआ। एक दिन रात को मुन्नालाल को पत्नी से किसी सामान के बारे में पूछना हुआ तो उसने दरवाजा खटखटाया। पवन उस दिन बाहर था। दरवाजा खुलने में देर लगी तो वह पिछवाड़े की ओर चला गया। घर के पीछे कुछ दूरी पर उसे एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। उसे शक हुआ तो उसने मोटरसाइकिल का नंबर देखा और छिपकर इंतजार करने लगा कि यह मोटरसाइकिल किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है। थोड़ी देर में सुमन के कमरे का पीछे वाला दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का निकला। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया। उस समय मुन्नालाल इसलिए चुप रहा क्योंकि अगर शोर करता तो गांव में उसी की बदनामी होती। उस समय वह भले ही चुप रहा, लेकिन अगले दिन वह राममूर्ति से मिला। सारी बात बताकर उसे चेतावनी दी कि वह अपनी बेटी को समझाए, अन्यथा वह उसे नहीं रखेगा। राममूर्ति ने जब सुना कि उदयभान सुमन से मिलने विप्रावली जाता है तो उसका खून खौल उठा। बेटी के वैवाहिक जीवन का सवाल था, इसलिए उसने उसी समय भाइयों को बुलाया और उदयभान को खत्म करने की योजना बना डाली। रविवार 28 जुलाई 2013 की सुबह ही राममूर्ति ने दामाद पवन को फोन किया, वो सुमन को लेकर गुरावली आ जाए। उसने बहाना बनाया कि मुकेश को देखने वाले आ रहे हैं। पवन सुमन को लेकर 12 बजे के आसपास ससुराल जा पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई लड़की वाला नहीं दिखाई दिया। फिर भी वह शाम तक रुका रहा। शाम 6 बजे के आसपास वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बीच राममूर्ति ने जिस काम के लिए सुमन और पवन को बुलाया था वह हो गया था। दरअसल उसे सुमन के मोबाइल से उदयभान को संदेश भेजना था कि वह गुरावती आई है। रात 10 बजे वह उससे मिलने उसके घर आ जाए। उस समय वह छत पर रहेगी। राममूर्ति ने सुमन का मोबाइल लेकर यह काम कब किया उसे पता ही नहीं चला। वह खुशी खुशी पति के साथ आए और खुशी खुशी चली गई। शाम को ही राममूर्ति अपने दोनों भाइयों राजाराम, पप्पू, समधी मुन्नालाल और उसके भाई भावसिंह के साथ शराब की बोतल लेकर छत पर बैठ गया और खाना पीना होने लगा। उसने पत्नी को पहले ही राजाराम के घर सोने के लिए भेज दिया था। दूसरी ओर सुमन का संदेश पाकर उदयभान उससे मिलने के लिए बेचैन था। प्रेमिका से मिलने के लिए ही वह घर में पिनाहट जाने का बहाना बनाकर शाम को ही निकल गया। जैसे ही रात के 10 बजे वह राममूर्ति के घर के सामने जा पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वह दबे पांव अंदर घुस गया। उसे लगा कि सुमन ने ही दरवाजा खोल रखा है। उसने छत पर आने को कहा था, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर वह सीधे छत पर जा पहुंचा। लेकिन छत पर उसने राममूर्ति, उसके भाइयों और रिश्तेदारों को देखा तो उसे काटो तो खून नहीं। वह पलटकर भागता, उसके पहले ही राममूर्ति ने लपककर उसे पकड़ लिया। राममूर्ति उसे खींचकर कमरे में ले गया, जहां उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर से बांध दिया गया। इसके बाद लाठियों और लोहे के रॉड से उसकी जमकर पिटाई की गई। उदयभान छटपटाने के अलावा और कर ही क्या सकता था। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन किसी ने दया नहीं की। इसी मारपीट में उसका बायां पैर टूट गया। पिटते पिटते उदयभान बेहोश हो गया तो उन लोगों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। राममूर्ति के मकान की छत पर बने उस कमरे में रात को क्या हुआ, गांव वालों की छोड़ो, घर की महिलाएं तक नहीं जान सकी। उन्होंने उदयभान का मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया था। रात 11 बजे अचानक बाहर मोटरसाइकिल आने की आवाज आई तो सभी परेशान हो उठे कि इस समय कौन आ गया। उन्होंने जल्दी से लाश छिपाई और कमरा ठीक किया। राममूर्ति ने दरवाजा खोला तो पता चला बाहर उसकी बुआ का बेटा वीर बहादुर खड़ा था। राममूर्ति उसे भीतर ले आया और सारी बातें बताईं। उदयभान की हत्या करने के बाद सभी ने निश्चिंत होकर आराम से शराब पी और खाना खाया। इसके बाद रात के 2 बजे के आसपास उदयभान की लाश को मोटरसाइकिल से ले जाकर गुरावली से 20 मिनट की दूरी पर गांव सड़क का पुरा के मंदिर के पास बने कुएं में फेंक आए। बाकी लोग तो घर लौट आए, जबकि मुन्नालाल और भावसिंह उतनी रात को ही अपने घर चले गए। सुबह वीर बहादुर भी अपने घर चला गया।
सुबह से ही राममूर्ति पप्पू पर नजर रखने लगा था, इसीलिए जैसे ही उसे पता चला कि उदयभान की लाश बरामद हो चुकी है और पप्पू ने शक के आधार पर उसके दोनों भाइयों और मुकेश के नाम रिपोर्ट दर्ज कराए है, तो वह सभी को लेकर घर से फरार हो गया था। राममूर्ति ने भागने से पहले फोन के जरिए अपने समधी मुन्नालाल को भी सूचना दे दी थी। उसके बाद मुन्नालाल भी अपने भाई भावसिंह के साथ वहीं जाकर छिप गया था। राममूर्ति ने अपने फुफेरे भाई वीर बहादुर को भी वहीं बुला लिया था, जबकि परिवार को उसने राजस्थान के अपने एक रिश्तेदार के यहां भेज दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने राममूर्ति के घर से वे लाठी डंडे और लोहे की रॉड बरामद कर ली थी, जिनसे उदयभान को मारा पीटा गया था। सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने सभी को आगरा की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक सभी अभियुक्त जेल में बंद थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा ये चैनल अभी नया है, इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।